बार-बार किसी विचार का आना और बार-बार किसी चीज़ को बार-बार जैसे कि हाथ धोना, बार-बार साफ-सफाई का ध्यान रखना। यह बीमारी का नाम है ओसीडी। ओसीडी बीमारी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और इस बीमारी में जानकारी लेने के देने के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अर्पण जैन जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं ओसीडी बीमारी क्या है और किस तरह के इसमें लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो खुद न्यूज़ में स्वागत डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। ओसीडी बीमारी क्या है? जैसे आपने बताया ही है कि ओसीडी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस बीमारी के अंदर एक प्रकार के विचार या एक प्रकार की प्रवृत्ति या एक प्रकार की सोच मन में बार बार बनने लगती है और उसी इनको ऑब्सेशन बोलते हैं। और उस विचार के हिसाब से हमें कुछ एक्ट करना होता है कि जैसे हमें बार बार किसी चीज़ को छूना है, किसी चीज़ को बार बार चेक करना है या बार बार चीज़ को धोना है, तो इनको कंपल्शन बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें इंसान को बार बार ऑब्सेशंस आते हैं और उनको पूरा करने के लिए कंपल्शन के एक्ट करने पड़ते हैं। तो ये एक बीमारी होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इंसान सनकी हो गया है, जान के कर रहा है, बट ये एक प्रकार की बीमारी होती है और काफ़ी कॉमन है, ऐसा भी नहीं है, रेयर है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि साफ-सफाई का ध्यान रखता है। क्या बार-बार नहाता है और इस तरह की एक्टिविटी भी करता है? जैसा कि मैंने बताया कि ओसीडी के कई प्रकार होते हैं। कुछ विचारों वाले होते हैं जिसके अंदर बार बार विचार ही आता है खाली। कुछ प्रकार के अंदर इंसान को गंदगी का बहुत भय रहता है कि गंदगी देख ली तो भी छू गई मेरे को, या फिर मेरे शरीर गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए, तो उसको बार बार धोने की या बार बार सफाई की ओसीडी होती है। कभी कभी कुछ चीज़ों को काउंटिंग करने की ओसीडी होती है कि एक चीज़ को कई बार गिनना या एक चीज़ को कितनी बार करना, वो भी उनके मन में उसके बार बार थॉट्स आते हैं। कभी कभी ओसीडी के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जिनको हम ब्लेस्फेमियस थॉट्स कहते हैं, यानी कि भगवान के लिए या अपने परिवारजनों के लिए गलत विचार आना और फिर ऐसा लगना कि ये विचार मेरे तो है नहीं और मैं तो चाहता नहीं हूँ ऐसा सोचना, लेकिन क्यों आ रहे हैं, और इंसान उनसे बड़ी गिल्ट महसूस करता है, बड़ा बुरा महसूस करता है खुद से ही। तो इस बीमारी में खास बात यह है कि जो विचार बार बार आ रहे हैं उनके बारे में पेशेंट को पता होता है कि मुझे नहीं आने चाहिए। वो बड़े प्रयास करता है, मन बड़ा अपना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता, तब इसको ओसीडी की बीमारी कहते हैं। क्या ओसीडी बीमारी होने की क्या वजह है? देखिए, क्योंकि एक प्रकार का न्यूरोकेमिकल डिसऑर्डर है, मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे तत्वों का बढ़ना और कुछ सर्किट्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जिनका ओवर एक्टिव हो जाने से ये बीमारी होती है। तो कभी-कभी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके बाद ये ओसीडी की बीमारी ये उभर के आ सकती है। कभी-कभी जेनेटिक भी ये प्रिडिस्पोज़ होती है, यानी कि पारिवारिक रूप से अगर ये चलती आ रही है तो ये बीमारी हो सकती है, और कुछ लोगों में स्पोरेडिक केसेज़ होते हैं, जिसका कोई नियमित कारण ढूँढ पाना संभव नहीं होता। एक प्रकार का ये बेसिकली एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है। जिन लोगों को एंग्ज़ायटी यानी घबराहट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनमें ओसीडी के सिम्पटम्स अधिकतर आ जाते हैं। ओसीडी की रोकथाम के उपाय क्या हैं? देखिए, क्योंकि ये बीमारी अगर जब एक बार डेवलप हो जाती है, वैसे तो किसी भी मानसिक बीमारी की रोकथाम के लिए हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना, अपने कार्य को नियमित रखना और कोई दिक्कत होने पर दूसरों से सहायता लेना, ये एक बेसिक कांसेप्ट होता है। मेरा तो मानना है कि अगर ओसीडी के जैसे सिम्पटम्स शुरुआत हों अब स्वयं में या परिवारजनों में, दोस्तों में, तो इमीडिएटली उसको पिकअप करें, उसको सामने वाले की सनक या व्यवहार ना मानें, उसके लिए सही सलाह ले लें। काउंसलिंग, इसमें कई प्रकार की काउंसलिंग होती है, जैसे इसमें एक एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करके एक काउंसलिंग का एक तरीका होता है, और इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रकार की काउंसलिंग होती है, और साथ में बहुत ही इसके अंदर इफ़ेक्टिव दवाइयाँ होती हैं, जो बहुत सेफ़ भी हैं। तो उनके प्रयोग से हम ओसीडी के सिम्पटम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये बीमारी डिप्रेशन की बीमारी से ज़्यादा जटिल है। जटिल का मतलब थोड़ी मुश्किल है। डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है इस बीमारी के अंदर सिम्पटम्स को कम कर पाना और पेशेंट को इतना धैर्य बनाना कि वो वेट करे। क्योंकि पेशेंट के अंदर कई बार धैर्य नहीं होता, उसे लगता है कि मेरे को एकदम से दवाई शुरू करी है या फिर एकदम से काउंसलिंग शुरू करी है, रिस्पॉन्स आ जाए। तो हमारे लिए भी एक थोड़ा ये जटिल बीमारी है, चैलेंज रहता है मरीज को समझाना बीमारी के बारे में और उसको ट्रीटमेंट में कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करना। किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को है तो परिवार को किस तरह का सहयोग उस व्यक्ति का करना चाहिए जो ओसीडी बीमारी के चंगुल में फँस गया है? अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे ओसीडी के सिम्पटम शुरू होते हैं, तो परिवार के लोग उसके साथ एडजस्ट करने लगते हैं। जैसे पेशेंट कह रहा है कि तुम भी धोओ मेरे साथ हाथ या तुम भी चेक करो, तो हम उसको ये करने लगते हैं साथ-साथ कि चलो ये गुस्सा नहीं करेगा, इसको एंग्ज़ायटी नहीं होगी। तो मैं कहूँगा अगर ऐसे सिम्पटम्स हैं तो उसके साथ ज़्यादा एडजस्ट ना करें। एडजस्ट ना करने का मतलब अगर हम उसे एडजस्ट करते रहेंगे तो उसकी बीमारी बढ़ती रहेगी और हम उसके साथ सज एडजस्ट होते रहेंगे। तो अगर हमें लगे कि ऐसे सिम्पटम्स हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर लें, काउंसलिंग शुरू कर लें। सिर्फ़ उसको उसको डाँटे नहीं,
उस पे प्रेशर ना बनाएँ, उसे जो है दूसरों के सामने बुरा-भला ना कहें या उसको ज़बरदस्ती रोकने के लिए ना कहें क्योंकि वो रोकेगा तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। तो ट्रीटमेंट और अच्छे काउंसलिंग से वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अधिकांश से ओसीडी के पेशेंट सिम्पटम फ्री हो जाते हैं। हाँ, कुछ ओसीडी के पेशेंट होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं, उसमें काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत हमारी भी अच्छा, अगर परिवार वाले इस तरह का सहयोग कर रहे हैं कि वो बार-बार किसी लोग को चयन कर रहा है, हा बार-बार हाथ धो रहा है, तो परिवार वाले उसका सहयोग कर रहे हैं, उसे करने दे रहे हैं, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान तो ये होता है कि वो पेशेंट के लिए वो जो बिहेवियर है जो वो कर रहा है, अगर वो कम उम्र का है, बच्चा बच्चा है, एडोलेसेंट, उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो घर वाले भी जब उसमें उसकी सहायता करने लगते हैं, तो उसको वो बीमारी जो सिम्पटम्स जो पहले उसको खुद को ही गलत लग रहे थे, वो गलत ना लग के वो जस्टिफाई करने लगता है उनको। तो बीमारी जो है सालों तक खिंच जाती है, बहुत जटिल हो जाती है, फिर वो ट्रीट करने में भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। तो अल्टीमेटली जब हम बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं किसी बीमारी के साथ, तो वो जटिल हो जाती है, गहरी हो जाती है। यदि शुरुआत में ही डॉक्टर के कोई पास आ जाता है, ओसीडी का शिकार है, तो कितने समय में उसका इलाज किया जा सकता है? देखिए मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि जटिल बीमारी है, तो न्यूनतम 3 माह इस बीमारी के ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स आने में लगते हैं, मैंने न्यूनतम कहा। और ट्रीटमेंट भी हम कहते हैं कि कम से कम 1 वर्ष तक चलता है। डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता, डिप्रेशन में जल्दी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक हो जाता है, बट ओसीडी एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हमें कम से कम 3 महीने का धैर्य रखना पड़ता है रिस्पॉन्स आने में और न्यूनतम 1 वर्ष तक हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ता है। और इसमें क्या है कि पेशेंट को ऐसा लगता है शुरुआत में कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसमें हमें पेशेंट का ढाँढस बँधाना पड़ता है और बस ये है कि घरवालों का सहयोग ये चाहिए होता है, घरवाले उसे जज ना करें और उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, जो कि कई बार हमने देखा है हो जाता है। अच्छा, अगर कोई सावधानी नहीं बरतता है, तो क्या उसके कोई और बीमारी भी दिमाग से की उत्पन्न हो सकती है, मस्तिष्क की कोई ऐसी यस, बीमारी? यस। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें और ये लंबी चल जाती है, तो इसमें ये बीमारी एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। इसको ओसीडी विद साइकोटिक सिम्पटम्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो शुरुआत में पता लग रहा था कि ये सिम्पटम्स, ये विचार आने नहीं चाहिए, बाद में वो उनके साथ एडजस्ट हो जाता है और वो उन विचारों को सही मानने लगता है। वहाँ हमारे लिए ट्रीट करना मुश्किल होता है क्योंकि जिन विचारों को पेशेंट रोकना भी नहीं चाह रहा और वो उसको परेशान भी कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरा मानना है कि इसको ट्रीट करना चाहिए, उसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। मेडिसिन के साथ-साथ इसमें काउंसलिंग कितनी ज़रूरी होती है जो ओसीडी का शिकार बहुत हो प्रभावी है, चुका है? बहुत प्रभावी है। ऐसा देखा गया कि मात्र मेडिसिन से अगर 60% रिज़ल्ट आ रहा है, तो मेडिसिन और काउंसलिंग से 90% या उससे ज़्यादा रिज़ल्ट आ जाते हैं। प्रभावी काउंसलिंग अगर हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोज़र रिस्पॉन्सिव प्रिवेंशन और अन्य प्रकार की माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसमें की जाती है। तो अगर अच्छी काउंसलिंग और सतत ट्रीटमेंट चलाया जाए, तो इसमें हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। देखते हैं रात-दिन और बड़ी कॉमन बीमारी है, मैंने जैसे शुरू में कहा, ये रेयर बीमारी नहीं है कि किसी को होती है। हम लोग बस नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर लेती है फैमिली उसके साथ कि इसकी तो नेचर ही ऐसी है, ज़्यादा साफ-सफाई का ध्यान रखता है, ज़्यादा शक्की है, ज़्यादा सोच बनाता है। बट अल्टीमेटली वो कहीं न कहीं उसके जीवन को परेशान कर रही होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ओसीडी बीमारी का शिकार है, बार-बार उसके मन में विचार आ रहे हैं, तो वह डॉक्टर अर्पण जैन मुज़फ़्फ़रनगर महावीर चौक पर इनका क्लिनिक है, उन्हें आकर दिखा सकते हैं और अपनी बीमारी का उपचार पा सकते हैं। देखते रहिए खोजी न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिरोज़।